नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बोला था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जब यूनिट कंप्लीट हुई थी कि हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, तो आज है पहली क्लास बिजनेस इन्वायरमेंट की। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, डिटेल वाइज करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करना। जितना मैं आपको कराऊंगा उतना इनफ है, उससे ज्यादा नहीं आता बिजनेस इन्वायरमेंट का। और कुछ रह जाता है तो जब हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे भी वो बचे हुए जो रिमेनिंग पॉइंट है फिर टॉपिक्स हैं आपके, तो हम एमसीक्यू टाइम पे हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। सबसे पहले देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। और उससे भी पहले हम आते हैं नाम के ऊपर। देखिए नॉर्मली मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूँ, मेरे हर वीडियो में या फिर हर लेक्चर में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई जो स्टेटमेंट है, जो भी आपको स्टेटमेंट जो भी आप रीड करते हैं, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें, जैसे इधर लिखा है ना बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो आप ना खुद उसे सुनेंगे कि वो खुद आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएगा। वो खुद चिल्ला चिल्ला के बताएगा, आपको हल्ला मचा रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। क्लियर है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो क्या है नाम। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, देखिए बिजनेस हमको सबको पता है बिजनेस क्या होता है, सबको पता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे नहीं पता बिजनेस क्या है। एक ऐसी एक्टिविटी जो क्या है कुछ भी अर्न करने के लिए की जाती है, उसे बिजनेस कहते हैं नॉर्मली। ठीक है। अब इन्वायरमेंट क्या कहलाता है आप सबने साइंस पढ़ी है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने 10th क्लास तक साइंस ना पढ़ी हो। नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास तक साइंस है, क्योंकि मैं सीबीएसई से पास आउट हूँ। और अदर भी अदर स्टेट जो बोर्ड है, जो अदर स्टेट्स के हैं, तो उन्हें भी पता होगा कि भाई 8 टू 10th नॉर्मली कि भाई इसके बीच में आपको साइंस पढ़ने को मिलती है। मींस क्या है कि आप फर्स्ट क्लास से पढ़ना चालू करते हैं और फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है। क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उधर एक वर्ड पढ़ते हैं जिसे कहते हैं इन्वायरमेंट। साइंस में पढ़ा होगा आपने इन्वायरमेंट। ठीक है। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे जिस रूम में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो रूम हो गया, उस रूम में रखे हुए लैपटॉप, मेरी बुक्स, मेरा ग्रीन पर्दा नॉर्मली। ठीक है। तो ये भी क्या है, ये इन्वायरमेंट है। नॉर्मली सेकंड फ्लोर पे है, खाली रूम रहता है, मैं हमेशा उसी में रिकॉर्डिंग करता हूँ नॉर्मली। तो क्या इन्वायरमेंट है। कई बार आप सुनते होंगे बाहर से आवाज आती है रिकॉर्डिंग के पीछे, बैकग्राउंड में नॉइस आती रहती है, तो वो भी क्या है इन्वायरमेंट है कि हाँ जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहां पे आसपास लोग रहते हैं ऑफकोर्स, और वो डिस्कस करते हैं कई बार, और इतना लाउडली बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग में उनके साउंड आ रहा होता है, मतलब नॉइस आ रही होती है। क्लियर है। तो इन्वायरमेंट क्या, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है, वातावरण है। चाहे आप किसी को भी कहिए, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके स्कूल्स के अंदर अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप देखेंगे स्कूल के जो टीचर्स हैं आपके वो, ठीक है। आप स्कूल या कॉलेज में खुद पढ़ते हैं तो आप देखेंगे वहां पे जो बच्चों की एक्टिविटी होती है, बच्चे के साथ बिहेव करते हैं। नॉर्मली आप सबके सब जितने भी हम एनटीए नेट यूजीसी एनटीए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बेसिक सी चीज आप देखेंगे, जो टीचर्स होते हैं ना कहीं स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं। आप देखेंगे स्कूल के टीचर जो होते हैं ना, वो स्कूल के बच्चों की तरह उनकी मेंटालिटी होती है। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, एक्सेप्शन केस हर जगह पे है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे टीचर उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं नॉर्मली, भले ही कितनी भी एज रही हो उनकी, मेच्योर होते हैं। लेकिन बिहेव बिहेव मतलब ये नहीं कि आप कहोगे यार मैं छोटा था, मतलब मैं तो क्रिकेट खेलता था, मेरे टीचर ने क्रिकेट नहीं खेला। बिहेव मतलब कहीं ना कहीं उसके जो बिहेवियर है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके वर्क का। नॉर्मली तो जो इम्पैक्ट पड़ा वो भी क्या है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, आपका जो क्लासरूम होगा, जिस कॉलेज में आप क्लास लेंगे या फिर लेक्चर लेंगे या फिर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे नॉर्मली, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके घर का, आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सोचिए इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो क्या है, एक पर्सन के अंदर चेंजेस ला सकता है। क्लियर। पर्सन में चेंजेस ला सकता है। जैसे अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में रहता हूँ नॉर्मली, और एक हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ, नॉर्मली हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं हमारे लोकल में ज्यादातर। ठीक है। इंग्लिश भी बोलता हूँ नॉर्मली। ठीक। एक दो और लैंग्वेज आती है, हरियाणवी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, अदर लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है नॉर्मली। ठीक है। यूपी का तो रहने वाला हूँ ही खैर मैं। ठीक। तो क्या है कि जब मैं अगर मान लो कि मैं इंडिया में रहता हूँ, और इंडिया में रहता हूँ तो क्या है, मैं हिंदी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? हिंदी बोलता हूँ। अगर मान लीजिए कि भाई बर्थ मेरा इंडिया का है लेकिन मैं यूएसए शिफ्ट हो जाऊं, यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब मैं यूएसए शिफ्ट हो जाऊंगा तो देखेंगे कहीं ना कहीं मेरी टंग में, ठीक है, कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाएगा। मतलब लैंग्वेज अपने आप धीरे धीरे करके मैं मॉडिफाई अपने आप को कर लूंगा। तो इन्वायरमेंट का इतना इम्पैक्ट है कि जब मैं इंडिया में हूं तो हिंदी बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं इंडिया से अमेरिका में जाऊंगा तो उनका जो एसेंट होता है यानी कि बोलने का तरीका या फिर लहजा बोलिए, तो क्या होगा, अमेरिकन होने लग जाएगा धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि एक दिन में, कॉपी नहीं करना किसी को, टाइम लगेगा, आप ऑटोमेटिक उसे अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है, उसे सीख लेंगे। तो इन्वायरमेंट ही है जो इम्पैक्ट डालता है। जब एक ह्यूमन बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इन्वायरमेंट का, तो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। और बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ आप देखेंगे ये क्या है, आईबीबी इंक्लूड है, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस। नॉर्मली बिजनेस इन्वायरमेंट मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, इंटरनेशनल बिजनेस है वो आपको मैम कराएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का पहला टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन में क्या बोला, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, मे बी डिफाइंड एज द टोटल सराउंडिंग, लिखा है ना टोटल सराउंडिंग, यानी कि आपके आसपास की जितनी भी सराउंडिंग है, जितनी भी चीजें हैं, सबके सब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। विच है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप पे सीधा भी उसका प्रभाव पड़ता है और इनडायरेक्टली भी आप पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्लियर, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे दोस्तों में रहिए, क्यों बोलते हैं घर वाले कि भाई आप अच्छे दोस्तों में रहिए, क्योंकि उन दोस्तों का इंपैक्ट आपके ऊपर आता है। क्लियर, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जैसे मैंने बताया कि भाई आप कॉलेज में जाएंगे, लेक्चर लेंगे, आप मान लीजिए कॉलेज में आके बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, आप क्लास अटेंड करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं आप, ठीक है। तो उस केस में देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी बिहेवियर में, जिस तरह से स्टूडेंट यानी कि आपको क्लासरूम बिहेव करेगा ना, आप में उसका प्रभाव भी आप पे पड़ेगा इनडायरेक्टली, ठीक है। अब ये तो होता है आपका क्या, इन बिजनेस इन्वायरमेंट। अब कितने टाइप का है, तो देखिए दो टाइप का है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि अंदरूनी, और एक्सटर्नल माने बाहरी है, यानी कि जो बाहरी तौर पे जो होता है वो। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके भाई, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इंटरनल की बात करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है नॉर्मली। देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट, देयर आर नंबर ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजी डिसीजन इन ए बिजनेस। नॉर्मली क्या है, कुछ ऐसे अंदरूनी वातावरण यानी कि जो अंदरूनी जो होती है एक्टिविटी जो होती है, उसका इंपैक्ट जो पड़ता है किस पे, आपकी स्ट्रेटेजी पे और डिसीजन पे, उसे कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। क्लियर है, सिंपल सी बात है, आम भाषा में बता देता हूं कि मान लीजिए भाई एक क्या है कि भाई मान लीजिए एकेडमी है, क्या है, आप एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, किसमें, कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर है, आप प्रोफेसर है, कॉलेज में आप लेक्चर अटेंड करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे भाई क्लास, आप क्लास में घुसे, आपका बहुत अच्छा मूड है, आज सुबह उठे हैं, बहुत खुश हैं, घर से ऑफिस पहुंचे, सुबह अच्छा खासा मॉम से आपको या फिर वाइफ से आपको अच्छा खासा ब्रेकफास्ट मिला है बहुत अच्छा, और आपने प्रॉपर वर्कआउट करा, आप बहुत खुश है। लास्ट नाइट आपका बर्थडे था, लोगों ने गिफ्ट दिया, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा बहुत फ्रेश है आप दिमागी रूप से, ठीक है। आप खुश हैं, आप आपको क्या है इम्पैक्ट, क्या है आपकी मेंटलिटी, क्या है, बहुत हैप्पी है। लेकिन जैसे आप क्लास में घुसते हैं, आप क्लास में घुसे और क्लास में घुसते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, बच्चे मिसबिहेव करना चालू कर देते हैं, क्लास में शोर बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, आपने कोई टेस्ट रखा, टेस्ट में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर कोई भी क्लास आपकी, आप क्लास में आपने एंट्री ली और पूरी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट है, सिर्फ एक स्टूडेंट है। अब आप देखिए एक प्रोफेसर या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर जब क्लास में जाता है और देखता है सिर्फ एक बच्चा है, तो उसको कितना बुरा लगता है, उसकी जितनी भी खुशी थी, जो भी हैप्पीनेस है, सब खत्म, ठीक है। वो देखिएगा यार एक बच्चा है, मन ही नहीं करा पढ़ाने का, मूड और खराब हो गया। हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, मैं भी कई बार क्लास, नॉर्मली जब मैं ऑफलाइन लेक्चर लेता हूँ अपना, और मैंने टेस्ट रखा, और मैंने टेस्ट में जैसे अब एग्जाम आ रहे हैं तो नॉर्मली एनटीए का, तो हम लोग टेस्ट रखते हैं, कैरी करते हैं। तो जैसे ही मैंने टेस्ट रखा और मैंने टेस्ट देखा और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, तो क्या होता है, मूड खराब हो जाता है, मन करता है यार जितनी भी मेहनत थी मैंने, जितनी भी मैंने पढ़ाया, जितनी भी एफर्ट्स करे, सबके सब खराब हो गए, भले ही मैं घर से कितना भी खुश होके गया था। लेकिन इंटरनली इंटरनली आप देखिए एकेडमी के अंदर ही हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं बाहर से कोई इम्पैक्ट पड़ा, इंटरनल इम्पैक्ट पड़ा ना बच्चों का, बच्चे आपके खुद के एकेडमी के हैं, इंटरनल इम्पैक्ट पड़ा, जिससे क्या है कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका चेंजेस आएंगे आपके बिहेवियर में। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज हो गए, कोई भी चीज हो गई, एम्प्लॉइज आपस में आर्गुमेंट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है,
लड़ाई झगड़े हैं, स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है, या फिर बॉस ने आपको कुछ पनिश कर दिया, आपका डिमोशन हो गया, तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होता है, बिजनेस पे पड़ता है, जिसे कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। कुछ फैक्टर है इसके, जैसे वैल्यू सिस्टम। क्या है वैल्यू सिस्टम एंड एथिकल स्टैंडर्ड? क्या है वैल्यू सिस्टम एंड एथिकल स्टैंडर्ड? अब वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, देखिए एक एक करके पढ़ेंगे हम, एक एक करके फोकस के साथ। अब आप देखेंगे हर इंसान की कुछ पर्सनल वैल्यूज होती हैं, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे बाबा रामदेव क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। क्या हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक आपको क्या करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या है, उनकी एथिकल स्टैंडर्ड है कि हम चीट नहीं करेंगे। मैं एग्जाम्पल लिया है, मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट होंगे जो बाबा रामदेव को पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है। देखो मैं बाबा रामदेव को गुड्स, उनका आता है दंत कांति, मैं यूज करता हूँ, मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं यूज करता हूँ, मैं कोलगेट भी यूज करता हूँ, मेरे घर में कोलगेट भी यूज होता है, ठीक है। मेरी मेरी मॉम को डैड को ज्यादातर दंत कांति पसंद है, मेरा छोटा भाई जो है वो कोलगेट प्रेफर करता है, ठीक है। तो दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मैं कोलगेट की तारीफ भी नहीं कर रहा, ठीक है, नॉर्मली आप क्लोजअप इस्तेमाल करिए, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर टेस्ट प्रेफरेंस पे है, ठीक है। तो एथिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, क्या है कि भाई मेरी कुछ स्टैंडर्ड है कि भाई मैं समाज के प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा। मेरी कुछ वैल्यूज हैं भाई, क्या है कि मैंने कुछ क्वालिटीज हैं, वैल्यू रखी है भाई, मैं कभी लोगों को चीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कुछ स्ट्रेटेजी पॉलिसी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अडेप्ट करती है या फिर अडॉप्ट करती है, उसे कहते हैं वैल्यू सिस्टम या फिर एथिकल स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्लियर है? अगला है मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखिए मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात है, मिशन होता है ना, जैसे बात करते हैं कि भाई रिलायंस की क्या है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसका मिशन था, क्या मिशन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो किसका किसका मिशन है ये, बताइए, किसका है ये, रिलायंस का। गोल जैसे क्या है कि आप देखेंगे हर कंपनी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर अनाउंस होता है, तो वो अप्रैल के महीने में अनाउंस करते हैं कि भाई इस साल का टारगेट 5,000 करोड़ टर्नओवर अर्न करना है, मेरी अर्निंग होगी, प्रॉफिट गेन करना है मुझे, ठीक है। इस टाइप से आपने गोल डिसाइड करे। क्लियर? ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है, ऑफ द कंपनी एट द डिटरमाइन द प्रियोरिटी, डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट, फिलोसफी। प्रियोरिटी ऑफकोर्स जब आपकी गोल अच्छे होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी कि आप क्या करते हैं, किस ईमानदारी से या फिर जो भी आपने टारगेट डिसाइड करा है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है किसी कार्य को करने का। क्लियर है? आपको अपनी गुडविल बढ़ानी है, क्लियर, आपको अपनी गुडविल बढ़ानी है, आपको प्रॉफिट गेन करना है, तो ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो जाता है। नॉर्मली अभी क्या शो करता है, तो ये दिखाता है क्या, प्रियोरिटी डिसाइड करता है। जैसे मान लो आपका अगर 5,000 करोड़ का, कितने का, 5,000 करोड़ का अगर आपका प्रॉफिट का टारगेट है, आपका 5,000 करोड़ का, तो आप वैसे ही आपकी प्रियोरिटी रहेगी, आप उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे प्रोडक्शन करेंगे, या फिर आप क्या रहेगा, डायरेक्शन और डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट रहेगा उसी दिशा की तरफ बढ़ेगा जैसा रहेगा। जैसे रिलायंस का क्या था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उसने दुनिया मुट्ठी में करने की कोशिश करी ना। आप देखेंगे इंडिया की तरफ से सबसे रिचेस्ट पर्सन में मुकेश अंबानी दिखाई देते हैं। क्लियर? फिलॉसफी, आप हर पर्सन की अपनी फिलॉसफी होती है, जैसे ऑफकोर्स जिन्हें मैं अपना आइकॉन मानता हूँ रतन टाटा जी, उनकी अपनी फिलॉसफी है। जैसे सुना होगा वो 60% क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, चैरिटी कर देते हैं, तो उनकी खुद ही फिलॉसफी है। क्लियर? सादा जीवन जीते हैं। क्लियर? तो उनकी खुद की फिलॉसफी और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप देखेंगे टाटा कंपनी में पड़ता है। आप देखेंगे लॉकडाउन के टाइम पे भी टाटा कंपनी ने कि अपने एम्प्लॉयज को 3-3 महीने या 6-6 महीने का नॉर्मली फूड सप्लाई करी, उन्हें एडवांस सैलरी दी, उनकी सैलरी को कट नहीं करा, सैलरी को कट नहीं करा उनकी। तो क्या ये उनकी फिलॉसफी है जिसका इम्पैक्ट उसके काम पे भी पड़ता है। आप देखते हैं कि इंडिया की तरफ से जितना मुझे नॉलेज है, जो मैंने अब तक पढ़ा है, वो यही है कि टाटा इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें आज तक कभी कोई स्ट्राइक नहीं हुई है। आप देखते हैं कि किसी ना किसी कंपनी में स्ट्राइक होती रहती है, लेकिन टाटा कंपनी में कभी स्ट्राइक नहीं हुई। तो उनकी फिलॉसफी है, जब स्ट्राइक नहीं हुई तो ऑफकोर्स एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती होगी ताकि एम्प्लॉयज खुश है, और एम्प्लॉयज खुश है तो ऑफकोर्स वो अपने गोल को अचीव करते हैं। क्लियर? अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है, आपने सुना होगा कि टाटा कंपनी ने क्या कर, टाटा ग्रुप्स ने इंडियन गवर्नमेंट को बीट कर दिया है। किस चीज में बीट करा, सबसे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होल्ड करने का रिकॉर्ड। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा कंपनियां किसके पास हैं, टाटा कंपनी के पास है। क्लियर? आपको मैं उनको फॉलो करता हूं, आपको मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर्स हूं,
जब फॉलोअर्स हूं तो ऑफकोर्स उन्हें फॉलो करता हूं, तो थोड़ा बहुत तो टाटा कंपनी के बारे में नॉलेज मैं रख सकता हूं। क्लियर। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको किस तरह से स्ट्रक्चर है, जैसे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स लाइक स्किल्स, मोरल, कमिटमेंट एंड एटीट्यूड। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मली आप किस तरह से प्रोफेशनलाइजेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब किस तरह से कि भाई आप कितने प्रोफेशनल है अपने काम को लेके, जैसे आप किस तरह से स्किल्स का यूज करते हैं, मोरल होता है ना कि मेरा मोरल है, मेरी मोरालिटी के अगेंस्ट है ये, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। आप कितने कमिटमेंट है अपने काम को लेके। क्लियर। एटीट्यूड, ठीक है। कमिटमेंट के नाम से आगे फिजिकल असेट्स की बात करते हैं। फिजिकल असेट्स में क्या आता है नॉर्मली, जैसे फिजिकल असेट्स देता है कि भाई आप क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हैं उसकी बात करते हैं। लाइक नेचर ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, यानी किस तरह की टेक्नोलॉजी है, फिजिकल असेट्स का पार्ट है ना। जो मशीन है आपके पास, मशीन असेट्स होती है ना, मशीनरी। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हम सबको पता है, मशीनरी का असेट्स होती है, बिल्डिंग का असेट्स होती है। तो किस तरह की आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। क्लियर। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है आपकी। होल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्या होता है, किस तरह से आप जो भी आपके गुड्स हैं आपके जो आपने रखे, मतलब जो स्टॉक आपने कर रखा है फिनिश गुड्स का, तो स्टॉक को किस तरह से आपने होल्ड कर रखा है, किस तरह से आप क्या कर रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं उसकी। क्लियर। तो वो क्या स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं। क्लियर। विच हैज ए डायरेक्ट वेयरिंग ए मार्केटिंग एफिशिएंसी, जो क्या दिखाता है, मार्केट एफिशिएंसी को दिखाता है। देखते हैं ना आप लोग, कंपनियां करते हैं एडवांस में होल्ड करके रखती हैं अपने पास गुड्स, ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे जैसे बहुत सारी कंपनियां, अमेजोन हो गई, आप देखिए अमेजोन खुद तो नहीं करती ना, खुद तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। अब भले ही अमेजोन पे आप आईफोन खरीद दीजिए अमेजोन से, तो क्या आईफोन अमेजोन खुद बना रहा है, नहीं, एप्पल बना रहा है। ठीक है, जैसे मुझ पे लैपटॉप है किसका, एचपी का, तो अमेजोन खुद बना रहा है, नहीं, एचपी बना रहा है। तो एचपी, अब देखिए बना कौन रहा है, मैन्युफैक्चर कौन है, एचपी है लैपटॉप का, लेकिन हमें डिलीवरी कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। अब देखिए अमेजोन ने किस तरह से अपने एचपी के गुड्स को अपने पास रखा होगा, या फिर किस तरह से वो पिक करता होगा गुड्स को कि इजीली डिलीवर हो जाए टाइम टू टाइम में। क्लियर। सिंपल है, तो क्या है, फिजिकल असेट्स का पार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल फैक्टर। अब फाइनेंशियल फैक्टर जो है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बिना पैसे के लिए तो के बिना तो कुछ नहीं होता। क्लियर। फाइनेंशियल फैक्टर की बात करते हैं, क्या है ये दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है किसी भी कंपनी की। देखते हैं ना आप स्टॉक मार्केट सुनते होंगे, कभी शेयर ऊपर हो गए, कभी शेयर नीचे हो गए, ठीक है, नॉर्मली न्यूज आती रहती है। तो वो दिखाता है फाइनेंशियल कंडीशन की, कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है, लॉस गेन कर रही है। कंपोजिशन ऑफ फंड, किस तरह से फंड का इस्तेमाल कर रही है, फिर किस तरह से फंड को अरेंज कर रही है, सोर्स ऑफ फंड यानी कहां से पैसा कहां से आ रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से कैपिटल को यूटिलाइज कर रही है। फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है उसकी, तो ये सब क्या कहलाता है, फाइनेंशियल फैक्टर कहलाते हैं। क्लियर है, सिंपल सा है, हम सबको पता है भाई फंड क्या होता है। एफएम में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं, एफएम आएगा ना आपका, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल वाइज इसको। अगला क्या है, कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रांड इक्विटी विच द कंपनी हैज क्रिएटेड ओवर द ईयर। नॉर्मली देखिए कॉर्पोरेट इमेज, आप देखेंगे जैसे कोई पूछे भाई टाटा कंपनी एक ऐसी इमेज है, एक ऐसा ब्रांड है, क्या है, ब्रांड है जिसे को है हर कोई जानता है। आपके घर में, आप अपने घर में देखेंगे आपको कहीं ना कहीं टाटा का नमक मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपको टाटा का मिल जाएगा। तो एक ऐसी कंपनी है जो क्या है, जो एक अच्छी खासी गुडविल है, जिसे हर कोई जानता है, जैसे जियो। ठीक है, आप देखेंगे, मैं मानता हूं जब से जियो, रिलायंस जियो आया है, इंडिया में लॉन्च हुआ है, आपको हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसके पास जियो की सिम होगी। तो ये क्या, उसकी ब्रांड इमेज दिखाता है, जो क्या है उसने कई सालों में गेन करी है। क्लियर है, ये कॉर्पोरेट इमेज का पार्ट होता है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, आप जो स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट से देखें कितनी चीजें हम आज जानेंगे। ठीक, मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हम क्या करेंगे नॉर्मली, ऊपर चलते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो मैंने सीखा है। अच्छा आप बताइए, जब आप दूर से देखेंगे ना चीजों को, ऑब्जर्व जब करते हैं, मैंने बहुत काफी टाइम पहले एक चीज देखी थी, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं या फिर पहली बार में देखते हैं,
मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं इमेजिन एक ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक ठीक है, ट्री बनाया मैंने। इसमें मान लीजिए कोई भी फ्रूट लगा दो, ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, कोई भी फ्रूट बना लो। अब आप कहेंगे सर ऐसा फ्रूट तो होता नहीं है, मैंने मान लिया कि भाई एप्पल का ट्री है ये। क्लियर? इस पे क्या है? एप्पल का ट्री है ये एप्पल का ट्री है। क्लियर? कुछ इसकी ब्रांचेस भी बना दी मैंने। ठीक है, कुछ मैंने ब्रांचेस भी बना दी मैंने। परफेक्ट नहीं है ये, मान लो ब्रांचेस है, कलर चेंज कर लेते हैं वरना आप कहोगे सर क्या कर दिया। ठीक है, ये हरा हरा कर दिया। अब आप देखेंगे जब शुरू से बात में मान लीजिए कि भाई क्या है कि भाई आप दूर से इधर इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। क्या है, आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है। आप भी हंस लीजिए, मैं भी हंस लेता हूँ। ठीक है। हाँ, जब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, जब हम दूर से किसी पेड़ को देखते हो तो क्या दिखाई देता है? सबसे पहले मुझे पेड़ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये ट्री दिखाई देगा। क्लियर है? फिर जब मैं और फोकस से जब पास जाता हूँ, क्या देखिए मुझे उसकी ब्रांचेस दिखाई देंगे, यानी कि उसकी डालियां या फिर टहनियां। ठीक है, और उससे पहले के पत्ते दिखाई देंगे। ठीक है, लीफ, पत्तियां उसकी, फिर टहनियां, फिर ब्रांचेस बोलिए आप, या फिर डालियां, फिर फ्रूट्स। फिर मैं ज्यादा क्लोज जाऊंगा तो फिर क्या है, मुझे क्या कहते हैं लोग, छाल कहते हैं नॉर्मली, जो इसकी पेड़ के ऊपर की स्किन जो होती है वो भी दिखाई देगी। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम देखते हैं होल। क्या देखते हैं? यानी कि पूरा, ऑल ओवर देखते हैं दूर से। उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसके पास जाते हैं, तो हम डिटेल वाइज चीजें देखते हैं। ऐसे ही होता है ना, इंसानों में क्या देखते हैं? सबसे पहले हम दूर से देखा, यार अच्छा लग रहा है दिखने में, गुड लुकिंग है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, कोई लड़का है तो। लेकिन जब हम पास जाते हैं फिर देखते हैं यार इसकी आंखें तो ब्लू कलर की हैं, इसकी हेयर स्टाइल जो है वो ब्लैक हेयर है इसके, इसकी स्किन का टोन जो है क्या है, थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, इसकी जो फेस है वो थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, लुक वाइज अच्छा है पर बिहेवियर ही गंदा है इसका। तो दूर से देख रहे हैं और पास से जब आते हैं डिटेल वाइज एक एक करके हम उसे देखते हैं। अब क्यों बताया? आप पूछेंगे कि सर इन सब चीजों का हमारे टॉपिक से क्या रिलेशन है? तो मेरे द्वारा बोली गई कोई भी बात बेकार नहीं होती। अब बताऊंगा क्यों बताया। देखिए, मैक्रो इन्वायरमेंट था, हमने मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ा, तो सबसे पहले क्या होल है, ये क्या है, पूरा का पूरा मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं इसको। अब हमने जाना मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो सबको पता है, छोटा, जो अब तक पढ़ के आ रहे हैं। हम मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो जो अभी पढ़ा था ना इससे पहले वो माइक्रो था, अब मैक्रो पे आते हैं। देखिए, नहीं, ये मैक्रो और माइक्रो दोनों दिख जाएगा। सबसे पहले मैक्रो की बात करते हैं, और माइक्रो ये रहा, आपको दिख जाएगा अंदर वाला। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेके कर देता हूं मैं जरा यहाँ तक। तो ये जो अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है ना, इसे बोलेंगे माइक्रो, और जो बाहर है उसे कहते हैं मैक्रो। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैक्रो पढ़ते हैं, बड़ा वाला, फिर अंदर का पढ़ेंगे मैक्रो। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेंगे, अच्छा लगेगा। क्या क्या आता है? फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है बताइए? जो फिजिकल कंडीशन जो होती है वो उसे कहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। आप देखते हैं ना आपके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उसे फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्लियर? फिर क्या है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की क्या दिखाता है? ये दिखाता है जैसे राजस्थान, क्या है वहां पे? राजस्थान है। ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरला। ठीक है, तो क्या डेमोग्राफी इन्वायरमेंट दिखाते हैं, यानी कि आप देखिए कश्मीर की तरफ जाएंगे तो पहाड़ है, राजस्थान में रेत है, यूपी में क्या है, यूपी में मैदान है, नॉर्मल यूपी बिहार की तरफ मैदान है। आप नीचे जाएंगे केरला की तरफ तो उधर भी बीच में छत्तीसगढ़ की तरफ आसपास बिहार पहाड़ है कुछ। ठीक है, तो ये क्या है, डेमोग्राफी इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी कि आप देखेंगे अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है, मतलब वहां का जो नेचर है वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है। ठीक है, जैसे यूपी में कब होती है? जुलाई में बारिश होती है। केरला में कब होती है? फिर तमिलनाडु में जब जाता हुआ सावन बोलते हैं, यानी कि नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। क्लियर? तो इसे कहते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हम सब ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है 11th या फिर 12th में, ऊपर से बीकॉम तक आपने एमकॉम तक भी पढ़ी होगी नॉर्मली, मास्टर्स में अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या हो गया? सबको पता है इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वही होता है। ठीक है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा,
क्योंकि अब हम इन्हें डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं, मैं बस थोड़ा थोड़ा एक ही लाइन बता रहा हूँ, क्लियर। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, यानी किस तरह से आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इंडिया आप देखेंगे, इंडिया में आज भी कई इलाकों में क्या होता है, ओल्ड जो टेक्निक है उसे फॉलो किया जाता है। जैसे खेतों में आज भी बैलों का उपयोग किया जाता है, क्लियर, नराई में, खेतों की जुताई में, ठीक है, नॉर्मली। अब बात करते हैं अब टेक्नोलॉजी। अब देखिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, पहले बैलों का उपयोग होता था, अब क्या ट्रैक्टर आ गए हैं, क्लियर। पहले जो बीजों की क्वालिटी होती थी लो होती थी, अब कैसी क्वालिटी है बीजों की, बहुत ही ज्यादा बेटर क्वालिटी है, पहले से अच्छी है। तो क्या कहलाता है, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहलाता है, क्लियर। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो कैसी स्टेबल है। स्टेबल माने जैसे देखेंगे कि भाई जो बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करता, मैं न्यूट्रल हूं। अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी की बात करेंगे, साथ में कांग्रेस की बात भी करेंगे। अब देखिए बीजेपी गवर्नमेंट जो क्या है वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल माने देखेंगे आप, फिक्स है। कोई भी पर्सन, जैसे यूपी जैसे बात करते हैं, पहले क्या था कि कांग्रेस थी, तो कांग्रेस किससे थी, यूपीए से थी, यूपीए। तो क्या होगा, आपने सुना होगा मनमोहन सरकार जो थी, मनमोहन सिंह जी अब प्रधानमंत्री थे, तो एक बार चला था कि भाई अब क्या करेंगे, सरकार पार्टी टूटने वाली है, यानी कि समर्थन देने से मना कर दिया था बाकी सब पार्टी में। तो अगर गठबंधन की सरकार है, हाँ गठबंधन एक सही शब्द है, गठबंधन की सरकार है, तो क्या है, हमेशा ऐसा लगा रहता है किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करते टाइम कि यार सरकार बदलेगी तो पॉलिसी चेंज होगी, और फिक्स सरकार है नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। लेकिन बीजेपी क्या स्टेबल गवर्नमेंट है कि भाई समर्थन दो या मत दो, उसके पास इतनी सीटें हैं कि कोई सरकार गिरा नहीं सकता। मोदी जी अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं और आने वाले 3-4 सालों तक, क्योंकि एक साल तो हो चुका है, एक 2019 में चुनाव हुए थे, तो अभी 2 साल हो जाएंगे, तो नॉर्मली अभी और चुनाव होने बाकी, मतलब जब तक अगले चुनाव नहीं होते तब तक तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगले चुनाव का रिजल्ट जब आएगा तब हम बात करेंगे उस मुद्दे पर, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट, अब देखिए कोई फिक्स गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है, एक बिल लेके आती है। जब बिल लेके आती है तो क्या है, वो लंबे टाइम तक टिकता है, उसे कोई गवर्नमेंट बदल नहीं सकती। जैसे जैसे और वो डिसीजन भी स्ट्रिक्ट वाले लेती है। जैसे बात करते हैं कि भाई मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बीजेपी गवर्नमेंट एक बार में लेके आ गई, और कोई हटा भी नहीं सका, कोई मना नहीं कर सका। जैसे लास्ट ईयर आया था आत्मनिर्भर भारत, इसके जो लेके आए हैं नॉर्मली, आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट है एक, जिसके अंदर ही मेक इन इंडिया को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो क्या है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो क्या है, पता है बीजेपी स्टेबल है, तो आने वाले इलेक्शन तक तो ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्लियर है। और उसके बाद मान लीजिए बीजेपी दोबारा आती है, तब भी वो पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। और बीजेपी नहीं आती, कांग्रेस आती है या फिर कोई अदर पार्टी आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि भाई इस पॉलिसी को कंटिन्यूसली लेके जाए, क्योंकि इससे देश का विकास होगा, क्लियर है। तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट क्या है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट की है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रहा हूं आपको। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, अब देखिए सोशल कल्चर इन्वायरमेंट की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप देखेंगे हिंदुस्तान क्या है, कई सारे धर्मों का एक घर है, जब सभी धर्म एक रूप से समान रूप से रहते हैं, भाईचारे की भावना है, सब परिवार है, हम एक ही परिवार है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर अदर जितने भी जैन बुद्धिस्ट जितने भी हैं, सब है तो एक ही परिवार है, एक ही फैमिली का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कल्चर जो है ना हमारा वो डिफर है। डिफर माने कहीं ना कहीं विभिन्नताएं हैं। जैसे अब बात करते हैं यूपी की, जो यूपी जब जैसे बात करते हैं अब किस तरह से, जैसे मान लो जो सिख हैं, सिख समुदाय यानी कि जो हमारे सरदार जी जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो स्मोकिंग नहीं करते। आप देखेंगे कभी वो सिगरेट नहीं पीते, क्लियर। तो नॉर्मली कोई पर्सन पंजाब में जाकर सिख समुदाय को क्या बोले कि भाई जाता है पंजाब में और सिगरेट की या बीड़ी की फैक्ट्री लगाता है, तो उसे कुछ बेनिफिट है नहीं, है ना, क्योंकि सिख समुदाय सिगरेट या बीड़ी नहीं पीता, सिंपल सी बात है, बेसिक चीज है, ठीक है। अब ये अच्छा एक एग्जांपल था। दूसरा कि मान लीजिए आप हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे, इंडिया से बाहर जाते हैं, जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो उधर देखेंगे कि उधर क्या है कि बीफ, कई लोगों को लगेगा जो बच्चे स्टूडेंट वीडियो सुनेंगे कि नहीं सर किस बात पे जा रहे हैं, लेकिन देखो रियलिटी है और आप रियलिटी की तरह समझिए। मैं कंडीशन बता रहा हूं कि क्या खासियत है हमारी और क्या बाहर में अंतर क्या है, ठीक है। कोई भी सीरियस नहीं लेगा, कॉन्सेप्ट की तरह समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी रीजन के हो सकते हैं, लेकिन मेरी भावना किसी रीजन को ठेस पहुंचाने की नहीं है, ठीक। करते हैं स्टार्ट।
अब देखिए बीफ खाया जाता है, आप यूएसए में जाएंगे, यूके में जाएंगे तो मैकडबल है ना, मैकडी, कोई ऐसा है जिसने मैकडी का बर्गर नहीं खाया? नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम सबको पता है कि मैकडबल्स क्या है, जगह जगह आउटलेट बने हुए हैं, मैकडी जाते हैं बर्गर खाते हैं। तो यूएसए यूके में क्या मिलता है, उधर बीफ का बर्गर मिलता है नॉर्मली। अब बीफ उधर कॉमन है, हम भी खाते हैं, बीफ का बर्गर मिल जाता है। लेकिन जब बात करते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में बीफ नहीं खाया जाता, बैन है। ठीक है, मैं भी नहीं खाता, हमारे यहाँ भी नहीं खाते। जब नहीं खाए जाते तो मैकडी यानी कि एक अमेरिकन कंपनी जिसकी ओरिजिन क्या है, अमेरिका से जो बनी, वो इंडिया में बीफ के बदले क्या सर्व करती है, चिकन सर्व करती है। क्या करती है, चिकन सर्व करती है। ठीक है, उसने अपनी रेसिपी में चेंज कर डाले। क्यों क्यों करे आप सोचिए, क्योंकि सोशल कल्चर का इंपैक्ट है। जैसी समाज में मान्यताएं हैं उसे वैसा ही गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई खरीदेगा ही नहीं। क्लियर है, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, इजी था काफी। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब क्या है, अब है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। अब हम उसके बारे में जानेंगे। आज नॉर्मली थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू हो पाएगा, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी यूनिट है। आपको दिखा देता हूं मैं नॉर्मली कि जब आप ऊपर देखेंगे, एक मिनट जरा स्क्रीन क्लीन कर लेते हैं। ठीक, डन। अब आप ऊपर देखेंगे, इधर देखिए ऊपर 77 पेजेस दिखा रहा है। ठीक है, ऊपर देखिए, एरो सर्च करेंगे आप, एरो देखिए 77 पेजेस हैं, इतने सारे पेजेस हैं हमारे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी है, विदाउट एमसीक्यू 77 पेजेस है जो हम कवर अप करने वाले हैं। तो सोचिए बिजनेस इन्वायरमेंट कितनी बड़ी यूनिट है। क्लियर? चलिए अब किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इंटरनल की। एक मिनट जरा, कलर थोड़ा ना अच्छा सा ले लेते हैं। ये चलेगा क्या, इसमें नहीं चलेगा, वही लेंगे डार्क कलर, ये तो चलेगा ना, हाँ ये चलेगा। चलिए, हाँ अब देखिए, इसे कहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें क्या आता है, इंटरमीडिएट्स, सप्लायर, क्लियर, कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर। आपको पता ना इंटरमीडिएट्स क्या है, कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, सप्लायर कौन होते हैं, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर फाइनेंस, टॉप मैनेजमेंट, परचेसिंग, मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, R&D और मार्केटिंग डिसीजन, ये सब क्या कहलाते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। बेसिक चीज है, सबको पता है टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, परचेस करना क्या होता है। मैंने क्यों नहीं बताया, कॉमर्स के बच्चे हैं, मैं बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इतना सब कुछ आता होगा, आपने पढ़ा है पहले, और पढ़ा है तो जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, डिटेल वाइज से देखिए, अब जो अगली क्लास होने वाली है वो यहीं से चालू करेंगे हम लोग। मैक्रो इन्वायरमेंट को हम डिटेल में करने वाले हैं, पहले मैक्रो करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाँ सॉरी, ये मैक्रो है तो पहले हम करेंगे माइक्रो करेंगे, फिर हम मैक्रो करने वाले। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।